हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनाटॉमी में हम लोगों ने रूट एंड स्टेम की एनाटॉमी पढ़ ली थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सीखा कि भाई रूट में कौन कौन सी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर किस टिश्यू की बनी है। इसी तरह मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम में मेन डिफरेंसेस हमने देखे कि जो डाइकॉट स्टेम है वहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट मिलेगा रिंग फॉर्म में वैस्कुलर बंडल्स का, जबकि मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है। और मोनोकॉट स्टेम का जो जाइलम है उसमें आपको एक हंसता हुआ सा एक कार्टून लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आता है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो उसका जाइलम है जिसकी दो आंखें हैं मेटाजाइलम, एक नाक है प्रोटोजाइलम और एक जो उसकी स्माइल है दैट इज द वाटर कैविटी। ठीक है। चलिए अब हमें लीफ की एनाटॉमी पढ़नी है। लीफ जो है प्लांट का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। इसके अंदर टिश्यूज किस तरह से अरेंज हैं। तो मैंने आपको एक पहले भी एक सेशन में बताया था कि जनरली जब हम लीफ को देखते हैं तो लीफ एकदम फ्लैट पतला सा स्ट्रक्चर होता है, तो हमें लगता है कि यार लीफ में कितनी लेयर्स होती होंगी सेल की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लीफ का टीएस लोगे तो लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको एक सबसे ऊपर की लेयर यानी अपर एपिडर्मिस, एक सबसे नीचे वाली लेयर यानी लोअर एपिडर्मिस, और इन दो लेयर्स के बीच में भी सेल्स की कई सारी लेयर्स मिलेंगी जो एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो लीफ में भी किसी भी और दूसरे ऑर्गन की तरह तीनों तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मिस यहाँ पर 2 हैं, जिनमें से याद रखना जो अपर एपिडर्मिस है उसको कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस और जो लोअर है उसको कहते हैं अबैक्सियल। बी फॉर यहाँ पे बेस, ऐसे याद रखना, बी फॉर बेस। तो जो एपिडर्मिस नीचे की तरफ है दैट इज अबैक्सियल, जो ऊपर की तरफ है दैट इज एडैक्सियल। बीच में टर्म्स आते हैं ये। ठीक है। और इस एपिडर्मिस पर बट ऑब्वियस लीफ पर क्यूटिकल की लेयर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बस जहां जहां स्टोमेटा है वहां पर नहीं होगा क्यूटिकल। एंड ये रहे इनके वैस्कुलर बंडल, जो आपको लीफ में वेन्स दिखती हैं, वेनलेट्स दिखती हैं, वो जाइलम फ्लोएम के पाइप हैं। और इसके अलावा एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू के अलावा जितना भी टिश्यू आपको दिख रहा है ये पूरा है लीफ का ग्राउंड टिश्यू। और लीफ के ग्राउंड टिश्यू में रूट या स्टेम की तरह कोई एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कोई पेरीसाइकल ऐसी कोई लेयर नहीं होती, बल्कि लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वो पूरा फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा का बना होता है यानी क्लोरेन्काइमा, है ना। और ये जो है वो कहलाता है मीजोफिल। नीट में जनरली किसी ना किसी ऑप्शन में आपको मीजोफिल वर्ड लिखा दिख जाएगा। तो मीजोफिल का मतलब ध्यान रखना, मीजोफिल का मतलब है ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में डिफरेंस देखें, भाई दोनों में कोई फर्क है क्या? बिल्कुल कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस है देखना। आपने देखा होगा डाइकॉट जो आपके चारों तरफ जनरली ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो डाइकॉट्स हैं मोस्टली। तो डाइकॉट्स की लीफ ना थोड़ी इस तरह से सिचुएटेड होती है कि उसकी एक सरफेस पर ज़्यादा सनलाइट गिरती है और एक पर कम गिरती है। तो इसलिए अपर और लोअर एपिडर्मिस में कुछ डिफरेंस होते हैं और ऐसी लीफ को कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि इसमें एक वेंट्रल सरफेस हो गई, एक डॉर्सल सरफेस हो गई, तो इसको क्या कहते हैं हम? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। लेकिन आप कभी मोनोकॉट्स की लीफ देखना, बनाना की लीफ देखी आपने? ऐसे स्टेम के पैरेलल खड़ी रहती है जनरली, या आपने गेहूं, ज्वार, मक्का वगैरह में देखा हो तो जो लीव्स हैं वो ऐसे खड़ी रहती है स्टेम के साथ पैरेलल। तो इसका मतलब जो सनलाइट गिर रही है वो दोनों सरफेस पर इक्वल गिर रही है। तो ऐसी लीफ कहलाती है आइसो बायलैटरल लीफ। बायलैटरल यानी उसकी जो दोनों लैटरल सरफेस हैं एक समान, यानी आइसो है। तो मोनोकॉट्स की लीफ को आप कह सकते हो आइसो बायलैटरल लीफ, ध्यान रखना। और जो डाइकॉट हैं उनकी लीफ को आप कह सकते हो डॉर्सी वेंट्रल लीफ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है, सॉरी नॉट डॉर्सल, इधर आएगा डाइकॉट। नाउ अब और क्या डिफरेंस है भाई? क्योंकि डाइकॉट की लीफ इस तरह सिचुएटेड है तो आप खुद सोचो लॉजिकली, स्टोमेटा कहाँ ज़्यादा होने चाहिए, ऊपर या नीचे? अगर ऊपर खूब सारे स्टोमेटा हुए, सीधा सनलाइट गिर रही है, कितना सारा वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट को। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ में आपको स्टोमेटा कहाँ मिलेंगे? नीचे वाली एपिडर्मिस पर। देखो इसमें ऊपर ड्रॉ नहीं किए, नीचे यानी बेस यानी अबैक्सियल एपिडर्मिस पर देयर आर मोर स्टोमेटा। ठीक है, ये इस पे जनरली या तो होते ही या तो इट एब्सेंट है, इट लैक स्टोमेटा, या बहुत कम फ्यू स्टोमेटा होंगे। जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, लीव्स खड़ी हैं, दोनों सरफेस पर इक्वल सनलाइट गिर रही है, तो स्टोमेटा जो है वो अपर पे भी मिलेंगे एंड लोअर पे भी मिलेंगे। देखो यहाँ भी स्टोमेटा बनाया है, नीचे भी बनाया है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दोनों डायग्राम्स में एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो पूरा मीजोफिल टिश्यू है ये मोनोकॉट की लीफ में एक जैसा है, जबकि डाइकॉट में ऊपर और नीचे अलग अलग है। अगेन वही बात, क्योंकि डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल लीफ है
तो ऊपर सनलाइट ज़्यादा गिर रही है तो ऊपर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो जो मीजोफिल टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यू में खूब सारा क्लोरोप्लास्ट होगा। और जो स्पॉन्जी ये जो नीचे वाला मीजोफिल है, जो नीचे की तरफ जो सेल्स है मीजोफिल की, वो उसमें क्या, दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब अगर एनाटॉमिकली हम डिफरेंस देखें ना तो है तो मीजोफिल दोनों, लेकिन अपर एपिडर्मिस के पास जो मीजोफिल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड हैं, कॉलम लाइक है। इसको कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल, पैलिसेड, ठीक है, खंभों की तरह, पोल की तरह। और जो नीचे वाला मीजोफिल है वो देखो कितना लूजली पैक्ड है, ओवल या राउंड सेल्स हैं एंड दे आर वेरी लूजली पैक्ड, जिससे उनके बीच में बड़े बड़े एयर स्पेसेस बन रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्ज की तरह बिल्कुल लूज, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े एयर स्पेस हैं इनको कहते हैं एयर कैविटी। जो एयर कैविटी स्टोमेटा के बिल्कुल पास होती है उसको कह देते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। कुछ भी ऐसे अलग से रटना नहीं है आपको, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि स्पॉन्जी मीजोफिल में लूजली अरेंज सेल्स हैं, तो जो खाली जगह है उसको एयर कैविटी कह रहे हैं। ऐसी एयर कैविटी जो स्टोमेटा के पास है उसको सब स्टोमेटल कैविटी कह दो। अच्छी बात है ना, स्टोमेटा के पास एयर कैविटी है तो जब भी स्टोमेटा खुलेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा, तो सीधा एयर स्पेस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट की लीफ में आप देखो कुछ दिख रहा है ऐसा कि कहीं पैलिसेड या कहीं स्पॉन्जी हो? पूरा मीजोफिल, चाहे ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, पूरा मीजोफिल टाइटली पैक्ड राउंड सेल्स से बना हुआ है, यानी यहाँ पर ज़्यादा एयर स्पेस नहीं होते बड़े बड़े, और पूरा मीजोफिल एक जैसा होता है, तो इसके कोई डिफरेंट टाइप्स नहीं है, सिंपली आप इसको मीजोफिल कहोगे। मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड। मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड, जबकि यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? देन यहाँ पर भी सब स्टोमेटल कैविटीज़ हैं। भाई एयर कैविटीज़ तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ स्टोमेटा है वहाँ स्टोमेटा के पास जो कैविटीज़ हैं उनको हम कह सकते हैं सेम वही वर्ड, सब स्टोमेटल कैविटी। तो सब स्टोमेटल कैविटी दोनों लीफ में मिलेंगी आपको, ठीक है। और कोई डिफरेंस है क्या इनके एनाटमी में? मेन तो दो डिफरेंस बताए मैंने आपको कि इसमें अपर और लोअर एपिडर्मिस अलग अलग है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ यहाँ पर एक जैसी है, आइसोबायलैटरल लीफ, यहाँ मीजोफिल डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पर मीजोफिल अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। एक डिफरेंस और होता है जो हमें इस डायग्राम में एग्जैक्टली नहीं दिख रहा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, कि जो डायकॉट लीफ होती है उसमें यू नो रेटिकुलेट वेनिशन होता है क्या? एक मिडरिब, फिर उससे निकलने वाली वेन्स, फिर वेनलेट्स। इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, बहुत मोटी होती है, थिक, फिर इनका थोड़ा कम होता है, इनका और कम होता है। तो जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनकी विड्थ भी चेंज होती जाएगी ना, मतलब उनका जो डायमीटर है, वैस्कुलर बंडल का जो सबसे मोटा पाइप है वो मिडरिब में होगा, यहाँ थोड़ा नैरो पाइप होगा, ये और नैरो पाइप होगा। तो अगर आप लीफ का सेक्शन लोगे और आपको ये सब वैस्कुलर बंडल्स लीफ में दिख रहे हैं अलग अलग, इसमें तो एक ही दिखाया है, तो सारे वैस्कुलर बंडल्स का जो साइज़ है वो अलग अलग होगा, क्योंकि रेटिकुलेट वेनिशन है। कोई मोटा बंडल दिखेगा, कोई थोड़ा पतला, कोई और पतला दिखेगा। बट मोनोकॉट लीफ की अगर हम बात करें तो मोनोकॉट लीफ में यू नो पैरेलल वेनिशन होता है, चाहे ऐसा हो या ऐसा भी हो सकता है, पर होगा पैरेलल वेनिशन। तो आप सेक्शन लोगे तो जो भी वैस्कुलर बंडल्स हैं वो लगभग इक्वल डायमीटर के ही मिलेंगे, इक्वल साइज के ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बस इनमें भी जो मिडरिब है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो उसका वैस्कुलर बंडल बाकियों से थोड़ा सा बड़ा होगा, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर साइज के, ठीक है। ये तीन मेन डिफरेंस है डायकॉट एंड मोनोकॉट लीफ में, ठीक है। आगे बढ़ें। नाउ देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करें तो इसमें लिखा है द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शो थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो एपिडर्मिस है वो अपर और लोअर दोनों पर होती है। तो अब हाईलाइट कर लो, अपर वाले को कहते हैं एडैक्सियल एंड बेसल यानी लोअर वाले को कहते हैं अबैक्सियल, ठीक है। दोनों ही सरफेस पर देयर इज कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल। कॉन्स्पिकुअस वर्ड का मतलब है क्लियरली विजिबल, अच्छी खासी थिक लेयर होगी क्यूटिकल की, क्योंकि लीव्स हमेशा सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो भाई जो वाटर लॉस है वो सिर्फ स्टोमेटा से ही होना चाहिए, बाकी की सरफेस से नहीं होना चाहिए, इसलिए बाकी की सरफेस को कवर कर दिया गया है क्यूटिकल से। नाउ द अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर मोर स्टोमेटा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पहला डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि
जो अबैक्सियल एपिडर्मिस यानी नीचे वाली एपिडर्मिस है उस पर ज़्यादा स्टोमेटा होंगे इन कंपैरिजन टू अपर, ठीक है, क्योंकि वहाँ कम सनलाइट है तो वहाँ पर वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। देन द लेटर में इवन, लेटर का मतलब अडैक्सियल की बात हो रही है, में इवन लैक स्टोमेटा, हो सकता है उस पर हो ही ना, या तो फ्यू या एब्सेंट, ठीक है। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर इज कॉल्ड मीजोफिल, मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट, यानी इसका मतलब मीजोफिल पूरा का पूरा बना है क्लोरेनकाइमा का, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा नहीं बोल रही हूँ मैं, इलास्टिक टिश्यू नहीं बोल रही हूँ, क्लोरेनकाइमा का मतलब क्लोरोफिल इन पैरेनकाइमा, ठीक है। तो इट पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो बट ऑब्वियस ये फोटोसिंथेसिस करेगा। इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, आ गया ना, देखो क्लोरेनकाइमा यानी पैरेनकाइमा जो कि क्लोरोप्लास्ट रखता है। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल, इसमें दो तरह की शेप है सेल्स की, पैलिसेड और स्पॉन्जी। पैलिसेड किस तरफ होगा, अडैक्सियली प्लेस। देखो ये सब टर्म्स याद रखना आप नीट के लिए, आपको हो सकता है याद रहे कि यार ये अपर की तरफ है लोअर की तरफ है, और आप भूल जाओ कि अपर को अडैक्सियल कहते हैं, तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैलिसेड पैरेनकाइमा है वो कहाँ पर है, अडैक्सियली प्लेस्ड है, क्लियर, एंड इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे वर्टिकली सिचुएटेड है एक दूसरे के पैरेलल। जबकि अगर हम बात करें ओवल की, मतलब सॉरी स्पॉन्जी की, तो स्पॉन्जी बना है ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमा का, ठीक है, जो कि पैलिसेड के नीचे है एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। ये जो आपको दिखाया ना जस्ट वैस्कुलर बंडल के ऊपर नीचे कुछ सेल्स दिख रही हैं, इसकी अभी मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है। नाउ there are numerous large space and air cavities between these cell। ये जो स्पॉन्जी ये है, स्पॉन्जी वाला जो मीजोफिल है उसमें एयर कैविटीज़ होती है और लार्ज स्पेसेस होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वैस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं लीफ में, आपको ध्यान है कौन से टाइप के वैस्कुलर बंडल होते हैं लीफ में, बताओ, रेडियल या कॉन्जॉइंट, हमेशा याद रखना है। लीफ में भी स्टेम की तरह कॉन्जॉइंट होते हैं, बट लीफ को कभी सेकेंडरी ग्रोथ करनी है क्या, कभी नहीं करनी, तो क्लोज रहते हैं। जब हम स्टेम में वैस्कुलर बंडल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अंदर जाइलम होता है और बाहर फ्लोएम होता है ना। लेकिन लीफ में हमेशा ध्यान रखना, अगर ये अपर है ये लोअर एपिडर्मिस है तो जो वैस्कुलर बंडल है उसमें ऊपर की तरफ जाइलम होगा और नीचे की तरफ फ्लोएम होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये देखो आप डायग्राम में देखो, ये रहा ऊपर की तरफ जाइलम की वेसल्स बनाई है, फ्लोएम का एरो नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी जाइलम की वेसल्स ऊपर की तरफ बनाई है, ये फ्लोएम दिखाया है इधर की तरफ, ठीक है, क्लियर। नाउ आगे क्या दिया है भाई, सो वैस्कुलर बंडल कहाँ मिलेंगे आपको, वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिप। द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन, साइज अलग अलग होगा, साइज ऑफ द वेन। द वेन वेरी इन द थिकनेस, क्यों, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है, तो बट ऑब्वियस वैस्कुलर बंडल भी अलग अलग साइज के मिलेंगे, ठीक है। द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स क्या होती है, हालांकि इसके बारे में आप लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक स्पेशल टाइप का साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस में, C4 साइकिल, ठीक है। बट आप यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रख सकते हो कि चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, जो वैस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ आपको ये दिख रही है बच्चों, एक स्पेशल रिंग दिख रही है सेल्स की, इसको कहते हैं बंडल शीथ। कहीं और भी पढ़ा था क्या हमने बंडल शीथ, याद है मोनोकॉट्स में, ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। मोनोकॉट में तो स्ट्रेंथ के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हाइपोडर्मिस को स्क्लेरेनकाइमा का बनाया था और वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ शीथ स्क्लेरेनकाइमा की बनाई थी। बट लीफ में स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है, लीफ में ज़्यादा स्क्लेरेनकाइमा नहीं होता, यहाँ तो ना के बराबर है ही नहीं, कहीं डेड टिश्यू का कोई काम ही नहीं है लीफ में, तो यहाँ पर बंडल शीथ को आप स्क्लेरेनकाइमेटस मत कर देना, ये पैरेनकाइमेटस है, ये सिंपली पैरेनकाइमा की बनी है, इवन ग्रीन है, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है, जस्ट लाइक मीजोफिल। एंड अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में भी यहाँ पे डायग्राम में इन्होंने ऐसे अलग से दिखाया नहीं, बट वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ आपको सेल्स मिलेंगी जो वैस्कुलर बंडल को सराउंड करे हुए, इसी को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ यहाँ पर भी बंडल शीथ है,
तो बंडल शीथ जनरली ना लीव्स में होती है। अब उस बंडल शीथ में जब आप C4 साइकिल पढ़ोगे तो कुछ मॉडिफिकेशंस मिलेंगे आपको, वो हम बाद में फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो बंडल शीट समझ में आ गया। अच्छा चलो ये भी बता देती हूँ, ये क्या बना रखा है भाई, इसके बारे में NCERT में थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है, बट आप ध्यान रखना एक बात कि डायकॉट्स में क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल होता है ना, वो बिल्कुल एपिडर्मिस को टच नहीं कर रहा ना। देखो तो वैस्कुलर बंडल ऐसे आप इमेजिन करो कि ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और यहाँ कहीं बीच में से वेन जा रही है, उस वेन का वैस्कुलर बंडल है। तो वो जो वेन है वो वेन ना तो अपर को टच कर रही है ना लोअर को, ऐसे बीच में से जा रही है। तो उस वेन यानी उस वैस्कुलर बंडल और अपर के बीच में जो जगह बची एंड उसके और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो जगह बची, वहाँ पर क्या है, या तो हम सोचेंगे तो वहाँ पर मीजोफिल होता, बट नहीं, वहाँ पर मीजोफिल ना होके कुछ सेल्स का पैच टाइप बना हुआ है। इनको कहते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। क्या कहते हैं इसको? बंडल शीथ एक्सटेंशन, की बंडल शीथ ही वहाँ एक्सटेंडेड हो रखी है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये जो आपको सेल्स दिखाई हैं, दीज आर द बंडल शीथ एक्सटेंशन। और डायकॉट लीफ में क्योंकि बंडल शीथ पैरेन्काइमा की बनी है, तो ये एक्सटेंशन भी किसका बना है? पैरेन्काइमा का। ठीक है, जबकि यहाँ देखो आप, ये जो एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंशन है बंडल शीथ का, तो ये जो एक्सटेंशन है इसमें डबल लेयर्ड सेल्स दिखाई हैं आपको। और मैंने आपको बताया था कि जनरली डबल लेयर्ड सेल्स का मतलब डेड टिश्यू की बात हो रही है। तो वैसे तो लीफ में डेड टिश्यू नहीं होता, स्क्लेरेन्काइमा नहीं होता, बट तुम कभी गेहूं वगैरह की पत्ती देखना छूकर, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड होती है, क्योंकि इनमें ये जो बंडल शीथ आपको दिख रही है, ठीक है, बंडल शीथ नहीं, बंडल शीथ एक्सटेंशन जो आपको दिख रहा है, ये किसका बना है? ये स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। दिस इज अ स्क्लेरेन्काइमेटस पैच। ठीक है, लीफ में भी एक जगह मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा आ गया। बंडल शीथ स्क्लेरेन्काइमा की नहीं बनी इनकी, बंडल शीथ तो इनमें भी अगर होगी, C4 प्लांट है कोई, मोनोकॉट, बहुत सारे मोनोकॉट ही C4 प्लांट होते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पर बंडल शीथ भी होगी, वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो बंडल शीथ तो सिंपली पैरेन्काइमा की बनी हुई है, सिर्फ एक्सटेंशन जो है उसका, वो थोड़ा सा लीफ को स्ट्रेंथ देने के लिए स्क्लेरेन्काइमेटस है। ठीक है, चलिए, वैसे ये पॉइंट थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है, तो चांसेस कम है इस पर क्वेश्चन आने के, बट एटलीस्ट डायग्राम में है तो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? आगे क्या लिखा है? लुक एट द फिगर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम। देखो NCERT ना क्वेश्चन पूछ के छोड़ देती है कई सारे, तो आप इसके आगे लिख लो जाइलम टुवर्ड्स कौन सी एपिडर्मिस? डैक्सियल एपिडर्मिस अपर वाली, एंड फ्लोएम टुवर्ड्स अबैक्सियल यानी बेसल एपिडर्मिस। ठीक है, नाउ मोनोकॉट लीफ पर आ जाते हैं। द एनाटमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ, द एनाटमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज लगभग क्या है? सिमिलर टू द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि स्टोमेटा जो है दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस, अडैक्सियल पर भी हैं, अबैक्सियल पर भी हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है? द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। मेन तो ये दो डिफरेंसेस हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया वैस्कुलर बंडल में के साइज में डिफरेंस है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है, चलो इस पैराग्राफ को अभी मैं बाद में बताती हूँ। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स लगभग सिमिलर साइज के होते हैं। हाँ, जो मिड रिब है, मेन वेन है, उसका वैस्कुलर बंडल थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, नाउ अब ये क्या लिखा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं। दिस इज अबाउट द बुलीफॉर्म सेल्स। ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं बच्चों, जिनको कहते हैं हम बुलीफॉर्म सेल्स। और ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, कहाँ होती हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मोनोकॉट्स की बात हो रही है ना, एंड यू नो ग्रासेस मोनोकॉट्स में ही आती हैं। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताती हूँ मैं आपको कि अच्छा एक चीज़ और याद है क्या आपको? मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में, देखो एपिडर्मिस को ग्रीन नहीं बनाया, मैं आपको वो पढ़ा रही थी ना जब एपिडर्मल टिश्यू, तब मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस कभी ग्रीन नहीं होती। आप ऐसे टीयर करोगे किसी लीफ को तो उसमें एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर आपको निकलती हुई दिखेगी, वो एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस हमेशा कलरलेस होती है, ठीक है, वो तो उसके अंदर का पूरा टिश्यू ग्रीन है, तो इसलिए हमें पूरी लीफ ग्रीन ही दिखती है ना। तो एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हम ग्रासेस की बात करें या कुछ और मोनोकॉट्स की बात करें तो उनकी अपर एपिडर्मिस की बात हो रही है,
अडैक्सियल एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस की अगर बात करें तो देखो उनकी अपर एपिडर्मिस में क्या होता है बच्चों, मान लो ये एक स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स हैं इसके बीच में स्टोमेटा है, और ये लीफ में ये रहा और भी है एक स्टोमेटा, यहाँ पे बना देती हूँ, ये एपिडर्मिस हो गई है ना, अपर एपिडर्मिस बनाई है मैंने। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि कुछ सर्टेन अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स, इस एपिडर्मिस की कुछ सेल्स क्या होती हैं, कहाँ वाली, अलोंग द वेन्स, जो वेन्स के जस्ट ऊपर की तरफ वाली सेल्स हैं, यानी अगर मान लो ये वैस्कुलर बंडल है तो ये वेन में से जा रहा होगा, तो इन वाली सेल्स की बात कर रहा है ये, इसमें दिखाई नहीं डायग्राम में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं आपको इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ। तो जो सेल्स एपिडर्मल सेल्स वेन के अलोंग सिचुएटेड हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं एंड दे बिकम लार्ज कलरलेस एंड एम्प्टी सेल्स। वैसे तो एपिडर्मिस कलरलेस ही होती है आप कहेंगे, बट गार्ड सेल्स तो ग्रीन होती है ना, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया कि कुछ बड़ी बड़ी लार्ज एम्प्टी, अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है उनमें, कलर डेड नहीं है, सेल लिविंग ही है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बन जाती हैं ये वाली कुछ सेल्स, और इनको आप कहते हैं बुल की तरह बड़ी, बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स, क्या भाई क्यों बनाई नेचर ने, नेचर कुछ भी बिना सोचे समझे तो करती नहीं है, तो ये सेल्स इसलिए बनाई हैं क्योंकि ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, ध्यान से सुनना, ये प्लांट को वाटर स्ट्रेस के में रहने के लिए कैपेबल बनाती हैं। अगर मान लो जब तक नॉर्मल वाटर अवेलेबल है तो बुलीफॉर्म सेल्स खूब सारा पानी एब्जॉर्ब करके रखती है अपने अंदर और आराम से लीफ का सरफेस सही रहता है। अगर कभी वाटर स्ट्रेस हुआ, कभी पानी की कमी हुई प्लांट को, तो बुलीफॉर्म सेल्स लूज देयर वाटर, ये अपना वाटर आसपास की सेल्स को दे देती हैं और सिकुड़ जाती हैं, और जैसे ही ये सिकुड़ती हैं तो एपिडर्मिस सिकुड़ेगी क्या, तो लीफ क्या होती है, थोड़ी कर्ल होने लग जाती है, और अगर लीफ कर्ल हो गई, जैसे समझो एक फ्लैट लीफ थी और वो कर्ल होके एक रोल की तरह, एक छोटे से पेपर को अपन रोल कर देते हैं ना, रोल मतलब एक पेपर को अपन रोल करते हैं कैसे पतला और छोटा हो जाता है, वैसे लीफ को कर्ल कर दिया इन सेल्स ने। क्यों, क्योंकि दे लूज देयर वाटर एंड श्रिंक। तो लीफ के कर्ल होते ही क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो छुप जाएंगे, और स्टोमेटा छुप जाएंगे तो वाटर लॉस रुक जाएगा, तो वाटर स्ट्रेस के लिए प्लांट को केपेबल बनाती हैं। तो क्या फंक्शन लिखा है इनका, when the buliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is completely exposed. But when they are flaccid due to water stress, इसको हाईलाइट करेंगे हम, जब ये सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं वाटर स्ट्रेस में, they make the leaves curl inwards to minimize the water loss. शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप बात समझ गए, यहाँ पे मैं लिख दूँ साइड में कि क्या हुआ, buliform cells lose water ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। ठीक है, वाटर स्ट्रेस, और इनके लूज होने से, मतलब इनके वाटर लूज करने से दे श्रिंक एंड लीफ कर्ल, ये श्रिंक हो जाती हैं, लीफ कर्ल हो जाते हैं, जिससे स्टोमेटा छुप जाते हैं, स्टोमेटा हिडन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स याद रहेगा, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली, बुलीफॉर्म सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं आपसे कि ये लार्ज हैं, एम्प्टी हैं, कलरलेस हैं, या फिर आपसे बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन पूछ लेंगे किस में होती हैं भाई, मोनोकॉट्स में होती हैं, ग्रासेस में मेनली, कौन सी एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, एडैक्सियल एपिडर्मिस का है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आपका मोनोकॉट लीफ, ये हमने पढ़ ही लिया कि भाई मोनोकॉट लीफ के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो पैरेलल वेनिशन की वजह से लगभग सिमिलर साइज के होते हैं। तो दिस इज अबाउट द एनाटमी ऑफ लीफ। अब हमने तीनों ऑर्गन्स की अलग अलग एनाटमी डिस्कस कर ली है, स्टेम की, रूट की, लीफ की। इन सब के हो सके तो आप ऐसे चार्ट्स बना के भी रख सकते हैं, 3 चार्ट्स में आप पूरा टॉपिक अपना कवर कर सकते हैं। एक चार्ट में डायकॉट और मोनोकॉट रूट, डायकॉट और मोनोकॉट स्टेम, और तीसरे में डायकॉट और मोनोकॉट लीफ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको एक साथ लिख लो, जो डिफरेंट वाले पॉइंट्स हैं उनको आप अलग अलग लिख लो, और जो उनमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया, स्टार शीथ आ गया, पेरिसाइकल में वो बंडल कैप, सेमील्यूनर पैचेस आ गए, यहाँ पर अभी हमने देखा मीजोफिल टिश्यू है, बुलीफॉर्म सेल्स हैं, उनको थोड़ा अलग से हाईलाइटेड कर दो, जिससे नीट में रिवीजन करके जाओ और अपने आराम से मार्क्स आएंगे। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, बायोलॉजी को ना समझने के बाद आप जितना
रिवाइज करोगे, जितना उसको बीच बीच में उस नॉलेज को बार बार अपना रिगेन करते रहोगे, तो आपके ब्रेन में उनके कनेक्शंस जो सिनैप्स बन रहे हैं, मेमोरी सिनैप्स, वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। वरना फिर आप कहते हो मैम नीट में इतना सिंपल पेपर आता है फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते? वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि हम जनरली रिवीजन में लैक कर जाते हैं। तो रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको बायो में तो ये प्रॉमिसिंग एटीट्यूड रखना है कि भाई जो हमने पढ़ लिया वो हमको रिवाइज करना ही करना है, चाहे कितना ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हो आपने, बट आपको उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होगा। देन ओनली यू विल बी मेमोराइज देम इन द नीट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू एनसीईआरटी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो सभी बच्चे इस टॉपिक को जो मैं जितना मैं पढ़ाऊँ उतना पढ़ो, और जिनके पास एनसीईआरटी में नहीं है वो अपने खुद के अलग से नोट्स बना लो या सेशन को सेव करके रख लो। अगर एनटीए डिक्लेयर कर देता है कि भाई हम तो सब कुछ पूछने वाले हैं, तो ये सेशन सब बड़े काम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, इसलिए मैं कुछ भी जो पार्शियल चीज़ें डिलीट हुई हैं उनको छोड़ के नहीं चल रही हूँ, सब कवर करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, चलिए तो कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। गुड लक।